बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल कर रहे होंगे और साथ साथ आप अपना टाइम जो है वो कुछ पढ़ाई को भी दे रहे होंगे। आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी। कल जो हमने पे बात की थी अबाउट द रूट लोकस, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं हम कि रूट लोकस क्या होता है। कल मैंने आप लोगों को डिस्कशन की थी कि रूट लोकस होता क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रूट लोकस। तो रूट लोकस अगर मैं उसको चंद अल्फाज में बयान करूँ, मतलब एक सेंटेंस में उसको उसके बारे में कहूँ, तो रूट लोकस क्या है कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या हमारे पूरे सिस्टम के जो भी पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, उसको हम रूट लोकस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, कल भी हमने एक एग्जांपल के बारे में बात की थी। लेट्स से आपका जी और एच का जो प्रोडक्ट है दैट इज गिवन एज के इंटू एस प्लस जी वन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू, एस प्लस पी थ्री। मैं भी एक जनरल फॉर्म में लेके चल रहा हूँ, फिर हम एग्जांपल्स के साथ इसके इसके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ये एक आपके पास सिस्टम है, यानी कि अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूं तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, वन प्लस जी एच इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अगर मैं जी एच की बात करूं, खाली जी एच की, अभी मैं सिर्फ जी एच की बात कर रहा हूं, ठीक है। कल हमने जो कंडीशन निकाली थी, अगर आपको याद हो, तो हमने क्या क्या कहा था कि जी एच का जो मतलब ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या है, जब मैं के की वैल्यू, चलें कल वाली बिल्कुल एग्जैक्ट लिख लेता हूँ मैं, इसमें k की वैल्यू को चेंज कर करके आपके पास क्या होगा, आपके रूट्स की लोकेशंस चेंज होती जाएंगी। यहाँ पर आपके पास तीन रूट्स हैं, तो जाहिर है कि इन तीनों की लोकेशन डिपेंड करेगी कि k की क्या वैल्यू आप सेट करते हो। ज़ीरो पे कोई और रूट होंगे, वन पे कोई और होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमने कल इस्टेब्लिश की थी कि के जी एच का जो मैग्नीट्यूड है, एक मैग्नीट्यूड कंडीशन हमने निकाली थी कि वो ऑलवेज वन के इक्वल होगा, ठीक है। फिर हमने एक और कल बात की थी कि के जी एच का जो एंगल है, एंगल कंडीशन जिसको हमने कहा था प्लस माइनस 180 का ऑड मल्टीपल होगा, और ऑड मल्टीपल के लिए मैंने आपको यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ किया था 2p+1। अब ये कांस्टेंट आप कुछ भी कह सकते हो, स्मॉल के हो सकता है, स्मॉल n हो सकता है, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट। चलें, p से आप पोल से ना कंफ्यूज हो जाएं, या p जो है स्टैंड फॉर पोल, तो आप इसको n लिख लें, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ठीक है। इसमें सिर्फ ये कांस्टेंट है, जबकि इस कांस्टेंट की वैल्यू जीरो से ऑनवर्ड कुछ भी हो सकती है। इंटीग्रल वैल्यू है, जीरो वन टू थ्री होगी, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होंगी इसमें, वन टू एंड सो ऑन, ठीक है। ये कंडीशन हमने कल दो बात की थी, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बात की थी। अब इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो देखें कि जो बात की जा रही है वो ओपन लूप सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जी और एच का प्रोडक्ट की बात की जा रही है। आपको याद होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था अपने एक किसी लेक्चर में कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम, याद है आप लोगों को, ठीक है। वो क्या था, अगर आपको याद हो, तो हमने यही कहा था कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम विल बी व्हाट, विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ फीड फॉरवर्ड गेन एंड फीडबैक गेन, ठीक है। अगर इसमें अभी फिलहाल मैं के भी शामिल कर लूँ, तो क्या हो गया आपके पास, के जी एच आ गया आपके पास के ये फीड फॉरवर्ड गेन है, मतलब के हो सकता है जी का हिस्सा हो, या हो सकता है आपके पास कोई कंट्रोलर का गेन हो, वट एवर इट कुड बी, ठीक है। अगर आप ट्रांसफर फंक्शन या पूरी ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से बात करें, तो ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो हमने कल डिस्कस की थी और उसी को हम आगे लेके चले। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रूट लोकस ड्रॉ कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी मैंने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं की हैं कि रूट लोकस की ज़रूरत क्यों है, क्या करेंगे हम इसका, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द होल कंट्रोल थ्योरी रिवॉल्व अराउंड दिस रूट लोकस। मतलब क्लासिकल कंट्रोल की अगर मैं बात करूं, तो क्लासिकल कंट्रोल में जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन या ज़्यादातर जो चीज़ भी हम लेके चलते हैं वो रूट लोकस के इर्द गिर्द इवॉल्व करती है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉरवर्ड।
ओके, अब मैं आपसे यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो है कि जब भी आपके पास कोई सिस्टम लिखा होगा उसका हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, यानी कि 1 प्लस GH, या अगर के भी मौजूद है तो KGH आ जाएगा, दैट्स द सेम थिंग। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज़, अभी मैं रूट लोकस बनाने की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी और आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है उसके लिए। तो पहले मैं वो रिव्यू करवा दूँ आप लोगों का मैथमेटिकली, या जो भी हमने इस्तेमाल करना है, उसके बाद हम आगे लेके चलेंगे इसको। ओके, ये आपका सिस्टम है। तो अगर मैं इसको एस प्लेन की बात करूँ, एस प्लेन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, हमने क्लास में भी कुछ बात की हुई है एस प्लेन क्या होता है, ठीक है। एस प्लेन में आपके पास एक रियल पार्ट होता है और इसी तरह से जे ओमेगा दैट इज इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका एस प्लेन है। एस प्लेन में यहाँ पे लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ, जो न्यूमरेटर के रूट्स होते हैं वो जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं एस प्लेन की बात कर रहा हूँ तो हम क्या करते हैं, हम चलें लेट्स अज्यूम कि ये आपके सारे जो हैं इस वक्त जो है वो क्या है, ये जी जो है लेट्स से ज़ीरो जो है, मतलब ये वाला जो रूट है वो रियल एक्सिस पे कहीं लाया करता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं जनरल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो ज़ीरो को एक्सप्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं दैट रिप्रेजेंट के आप ज़ीरो की बात कर रहे हैं, ठीक है। पोल को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक पोल है P1 जो कि एट दिस पोजीशन है, मतलब P1 जो है वो आपके पास -P1 हो जाएगा, तो इस लोकेशन पे आ जाएगा। लेट्स से दिस इज़ योर -G1। इसी तरह से हम एक और अज्यूम कर लेते हैं इसी में, अच्छा P3 चलें, लेट्स हैव अनदर पोल, P4 भी है हमारे पास, मतलब 4 पोल्स हैं हमारे पास सिस्टम में। तो अगर 4 पोल्स हैं तो लेट्स से आपके पास जो P4 है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मुझे इनकी वैल्यूज़ नहीं पता, हम जस्ट अज्यूमिंग, क्योंकि जो मैं काम करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों से उसके लिए जो है मैं ये सारी एग्जाम्पशंस लेके चल रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि जी P2 आपके पास जो है वो -P2, एक P2 और P3 जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं, तो वो यहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है। दीज आर द टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स, दिस इज योर वन रियल पोल, दिस इज अनदर रियल पोल, और एक रियल ज़ीरो है, ठीक है। अब अच्छा, इसको ज़रा पे अटेंशन करें। नॉर्मली आपके पास ये जो पोल्स और जीरोज हैं ये हमारे पास जो है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से, मतलब उसको देख के, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को देख के ही हमें पता चल जाता है कि न्यूमरेटर में जो है वो जीरोज होंगे और डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ होगी वो पोल्स होंगे, ठीक है। ये हमें अंडरस्टूड होता है, मतलब ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। ये ओपन लूप पोल्स और जीरोज ड्रॉ किए हैं मैंने, ठीक है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो आपका रूट लोकस है वो मतलब काम हम जो भी लेके चलते हैं वो होता तो क्या कहते हैं ओपन लूप पोल्स और जीरो के हिसाब से है, लेकिन जो रूट लोकस बन के आता है वो क्लोज लूप सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्लियर कट है, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हम यूज़ करते हैं वो क्लोज लूप सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 + GH इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई इट इज़ द क्लोज, इट शोज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कि आपके सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर या क्लोज लूप का रूट लोकस है, या क्लोज लूप सिस्टम के कंप्लीट जो भी रूट्स हो सकते हैं उस पूरे सिस्टम के, जहाँ जहाँ लाई कर सकते हैं, वो उसका पूरा का पूरा पाथ वे बता रहा होता है, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया जी हमें कि रूट लोकस, सॉरी, जो ओपन लूप पोल्स और जीरोस हैं उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। अभी मैंने रूट लोकस ड्रॉ नहीं किया, अभी मुझे पता नहीं है कि रूट लोकस ड्रॉ कैसे होता है, हम आगे चल के देखेंगे कि रूट लोकस ड्रॉ कैसे करते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात, मतलब फर्ज करो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। वो क्वेश्चन है कि मेरे पास एक टेस्ट पॉइंट है, लेट्स से जी द टेस्ट पॉइंट इज ओवर हियर। यूजुअली हम टेस्ट पॉइंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज योर टेस्ट पॉइंट, ठीक है। T.P इज योर टेस्ट पॉइंट जो कि एस लोकेशन पे है। टेस्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि जाहिर है इस पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट होंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जी, तो ये जो टेस्ट पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट फिलहाल चले मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये x2 और y2 है, ठीक है। मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं। ज़ाहिर है जो भी टेस्ट पॉइंट होगा मुझे नोन होगा, उसके x2 और y2 की वैल्यू नोन होगी। अभी जो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी हम जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ हिसाब से लेके चल रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ
इसकी एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन के ऊपर डिटेल में बात करना विद दिस एग्जांपल इन आवर माइंड। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ, चलें लेट मी ड्रॉ कि हमारे जो एंगल्स हैं वो क्या क्या हैं। ये पोल इस टेस्ट पॉइंट के साथ कोई एंगल बनाएगा, ठीक है, दिस विल बी योर एंगल। ये वाला ही टेस्ट पॉइंट जो है वो इस पोल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, विच विल बी योर दिस एंगल। ठीक है, इसी तरह से ये टेस्ट पॉइंट इस जीरो के साथ कोई एंगल बना रहा होगा, विच विल बी गिवन लाइक दिस। ये वाला टेस्ट पॉइंट एक एंगल इस P4 के साथ बना रहा होगा, विच विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो P4 आपके पास आ गया, ये एंगल्स आ गए आपके पास। कितने एंगल्स हैं हमारे पास? 4 एंगल आने चाहिए। ये वाला टेस्ट पॉइंट जो है वो इस पोल के साथ जो एंगल बना रहा होगा, दैट विल बी गिवन लाइक दिस। ठीक है, अगर फर्स्ट करो जो पोल्स के साथ एंगल बन रहे हैं, ओके जी, तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये टेस्ट पॉइंट जो पोल्स और जीरोस के साथ जो एंगल बना रहा है, उस एंगल्स को जो है वो मैं कोई स्पेसिफिक नेम दे देता हूँ, या चले हम एक नोटेशन इस्तेमाल कर लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में इस्तेमाल होती है, कि जो भी एंगल टेस्ट पॉइंट पोल के साथ बनाएगा वो हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स से पोल P1 के साथ जो ये टेस्ट पॉइंट एंगल बना रहा है, दैट इज व्हाट, θ1। ठीक है, इसी तरह से ये जो एंगल पोल 2 के साथ बना रहा है, दैट एंगल इज ट्रीटेड एज θ2। ठीक है, θ1 θ2 दो एंगल्स आ गए आपके पास। सिमिलरली ये जो एंगल पोल 3 के साथ बन रहा है, दैट इज टेकन एज θ3। ठीक है, पोल 3 के साथ जो एंगल बन रहा है वो θ3 के तौर पे आ गया। फिर पोल 4 के साथ जो बन रहा है वो θ4 है। ठीक है, और ज़ीरो के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम अज्यूम कर रहे हैं, वो एंगल क्या है, वो एंगल जो है वो हमारा, हम उसको फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पोल के साथ बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है, ज़ीरो के साथ बनने वाला जो भी एंगल है वो फाई है। नंबरिंग आप कर सकते हो, θ1 θ2 θ3। इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ होते तो φ1 φ2 φ3 φ4, बट जितने भी आपके ज़ीरोज़ हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं मतलब एंगल निकालने की कोशिश करूं, पहले तो बात है ना, मैंने एंगल कंडीशन चेक करनी है। एंगल कंडीशन चेक करने का मतलब क्या है कि मुझे ये सारे एंगल्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। वी विल रिवाइज ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, कैसे निकालते हैं, पहले तो मैं निकालता हूँ, पहले जो इसके एंगल के बारे में जो हम बात करना चाहते हैं वो बात करता हूँ मैं। व्हाट वी वांट कि हमारे पास G और H का जो एंगल है वो किसके बराबर होगा। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पता है, आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर याद है। क्या होता है, जो न्यूमरेटर में जो भी एंगल होता है वो क्या होता है, वो एंगल प्लस साइन के साथ होता है। ठीक है, जो नीचे एंगल्स हैं आपके पास, यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ से आपके पास क्या है, ये जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा S+Z1, ये क्या होगा, ये एक एंगल रिप्रेजेंट, इसका एक अलग एंगल होगा, इसका एक अलग एंगल होगा, दूसरी वाली टर्म का एक अलग एंगल होगा, तीसरी वाली टर्म का अलग एंगल होगा, चौथी वाली का एक अलग एंगल होगा। ठीक है, वो एंगल हम फिजिकली निकालेंगे, कैसे निकालते हैं थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि फाई माइनस, मतलब इसमें से बाकियों के एंगल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, θ1, ठीक है, इन सारों के एंगल्स θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। ठीक है, इन सारों के एंगल्स मैंने निकालने हैं, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। ठीक हो गया, ये मतलब एंगल आपके पास आएगा, जो भी एंगल आएगा, यानी कि ये अलग एंगल कैलकुलेट होगा, ये एंगल अलग एंगल कैलकुलेट होगा। और अगर आप फिगर से देखें तो ये एक एंगल है, मुझे ये एंगल की वैल्यू चाहिए, मुझे बाकी जितने भी एंगल्स हैं उन तमाम एंगल्स की वैल्यूज़ चाहिए, उन वैल्यूज़ को इनके अंदर प्लग इन करूँगा। अब अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड कंडीशन, एंगल कंडीशन की बात करूँ, तो जो भी एंगल है ये कोई वैल्यू होगी। अगर वो वैल्यू क्या होगी जी,
अगर वो वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 180 का ऑड मल्टीपल होगी, ठीक है, प्लस माइनस 180 का ऑड मल्टीपल होगा, जो भी ये मैग्नीट्यूड आता है, अगर वो इसका ऑड मल्टीपल होगा तो हम कहेंगे एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। जब मैं कहता हूँ एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल की जो वैल्यू आप निकाल रहे हो, जो एंगल की जो सम अप होके सॉल्व होके जो रिजल्ट आया है वो 180 का ऑड मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो टेस्ट पॉइंट है ये एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो जो ये टेस्ट पॉइंट है, ये टेस्ट पॉइंट रूट लोकस का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, ये रूट लोकस का पार्ट होगा, ठीक है। दैट इज टू से इन अदर वर्ड्स कि ये जो टेस्ट पॉइंट है, ये टेस्ट पॉइंट जब मैं इस वाले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करूंगा अपने सिस्टम की, तो वो क्या होगा, वो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो उस कंडीशन को कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ तक क्लियर करने के बाद अभी मैंने बात बताया नहीं है कि ये एंगल कैसे निकलेंगे, आपको ऑलरेडी आता है, मैं रिवाइज करूंगा थोड़ी देर में। इसी तरह से अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो आप इसका? मैग्नीट्यूड अगर आपको याद हो, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिस्टम विल बी सिंपली इक्वल्स टू व्हाट? मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर मैं जीरो, जो न्यूमरेटर में जो ज़ीरो है उस ज़ीरो के मैग्नीट्यूड को कह दूं कि ये मैग्नीट्यूड B1, मतलब B से रिप्रेजेंट कर दूं इसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास K मल्टीप्लाई बाय B1, क्योंकि ये ज़ीरो वाला या न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर वाले जितने भी टर्म्स हैं उनके मैग्नीट्यूड्स को मैं A1, A2 और A3, A4 मतलब A से रिप्रेजेंट कर दूं। आगे तो नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, जो भी हम जितनी भी टर्म्स हैं उतने नंबर लिख लेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो पोल P1 है उसका मैग्नीट्यूड A1 है, जो पोल P2 है, मतलब जो डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म है, इस टर्म का मैग्नीट्यूड A1 है, इस टर्म का मैग्नीट्यूड A2 है, इस टर्म का मैग्नीट्यूड A3 है, इस टर्म का मैग्नीट्यूड A4 है। तो A1, A2, A3, A4 जो है वो आपके पास क्या हो गए, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स मौजूद हैं उनका मैग्नीट्यूड है, उनके मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है। और अगर मैं मैग्नीट्यूड कंडीशन की बात करूं तो ये मैग्नीट्यूड मैंने निकाला, ये मैंने निकाला, ये मैंने निकाला, ये मैंने निकाला, ये मैंने निकाला, के की कोई वैल्यू मेरे पास थी जो भी मैं अज्यूम कर रहा था, उन सब का जवाब अगर 1 के बराबर है तो मैग्नीट्यूड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको याद हो, चले मैं इसकी सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं मतलब इस प्रैक्टिस की तरफ जा रहा हूँ कि इसको आपने बनाना कैसे है। अगर आपको याद हो तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पहले ट्रीट किया करते हैं मैट्रिक या एफएससी में, तो आप क्या करते थे, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता था, मतलब 2+3 आयोटा डिवाइडेड बाय वट एवर द टर्म इज़ 1+4 आयोटा इंटू 2+7 आयोटा वगैरह, जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करते थे, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूजुअली क्या करते थे, आप इसको इसको सॉल्व करते थे, मतलब आप इसको क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से। डिनोमिनेटर में से आपने क्या करना होता था, इमेजिनरी नंबर को ख़त्म करना होता था, ठीक है। पहले आप क्या करते हैं, इसके सारे इमेजिनरी नंबर को ख़त्म करते थे, उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करते थे, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। जब आप उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, फिर मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते थे, तो क्या होता था, नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म आ जाती थी, जाता था, प्लस उसके साथ कोई इमेजिनरी पार्ट आ जाता था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जे, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करते थे, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर द रूट लेते थे, तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाता था। इसी तरह से एंगल निकालना होता था, तो एंगल निकालते थे आप, किस तरह से एंगल निकालते थे, आप एंगल निकालते थे कि जी रियल पार्ट का स्क्वायर, सॉरी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर द रियल पार्ट, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाता था, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर द रूट, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने एंगल निकालना होता था तो क्या होता था, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर द रियल पार्ट, ठीक है। दिस इज यूज टू डू। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी आसानी कर रहे हैं,
वो आसानी क्या है, गलत नहीं कर रहे हम, मतलब लेकिन हम अपनी आसानी कर रहे हैं। वो आसानी क्या है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि आपको सॉल्व, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जो न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको 5 कंसीडर करते हुए प्लस कर लें, जो डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं उनको एंगल का सब्ट्रैक्शन कर लें। ठीक है, आपको सिंप्लीफिकेशन से जान छूट जाएगी, बचत हो जाएगी। यस, एंगल आपको जो है वो इस वक्त 5 दफ़ा निकालना पड़ेंगे, एक दफ़ा नहीं निकालना पड़ेगा, जब आपको 5 दफ़ा निकालना पड़ेंगे। ठीक है जी, ओके जी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से मतलब इसका एंगल अलग से निकाल रहे हैं, इसका अलग, मतलब 4 एंगल ये निकलेंगे, एक एंगल ये निकलेगा, 5 एंगल्स निकाल लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हमने न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड अलग अलग निकाल लिया, डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड अलग अलग निकाल लिया। अच्छा, अब इसको ज़रा मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं कह क्या रहा हूँ भी। मतलब अभी आपको शायद बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, लेकिन लेट्स ट्राई कि आप, मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, किसी के एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं। अच्छा चलें, फर्ज करें मैं फाई निकालना चाहता हूँ, फाई एंगल निकालना चाहता हूँ। ग्राफिकली अगर आप इसको देखें तो फाई एंगल कौन सा वाला एंगल है, फाई एंगल है इस ज़ीरो के साथ इस टेस्ट पॉइंट का एंगल। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट करवा रहा हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन। एंगल्स एंगल्स आर टेकन angles are taken from pole or zero to the test point, to the test point। what does it mean, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ज़रा पे अटेंशन। देखें, एक तो एंगल हो सकता है इस टेस्ट पॉइंट से इस ज़ीरो की तरफ, वो कौन सा वाला एंगल होगा, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। ठीक है, नीचे की तरफ का वो एंगल होगा जो कि टेस्ट पॉइंट से ज़ीरो की तरफ होगा। लेकिन हमें जो एंगल चाहिए वो कौन सा वाला चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ज़ीरो से पोल का एंगल चाहिए। तो माइंड एट, जो आपका ये वाला टेस्ट पॉइंट है, यानी कि जो भी टेस्ट पॉइंट होगा वो टेस्ट पॉइंट हमेशा सेकंड पॉइंट के तौर पर ट्रीट होगा। ठीक है, टेस्ट पॉइंट इज ऑलवेज सेकंड पॉइंट। ठीक है, टेस्ट पॉइंट इज ऑलवेज अ सेकंड पॉइंट, हमेशा जो है वो सेकंड पॉइंट के तौर पर आएगा। मतलब दिस इज अंडरस्टूड कि क्योंकि जो एंगल की मैं, जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो एंगल क्या है, ज़ीरो से टेस्ट पॉइंट के दरमियान एंगल है। इसी तरह से पोल से टेस्ट पॉइंट के दरमियान एंगल है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, टेस्ट पॉइंट हमेशा सेकंड पॉइंट के तौर पर आएगा। अच्छा, अब ये जो P1 की मैं बात कर रहा हूँ या Z1 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, चलें लेट मी राइट दीज कोऑर्डिनेट विद योर रेड, विद द रेड मार्कर। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, रियल पॉइंट तो आपके पास Z1 पोजीशन पर है, और जो इमेजिनरी पॉइंट है या इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ दिस इज माई x1 एंड दिस इज माई y1, तो x1 की वैल्यू -Z1 है और y1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अगर मैंने एंगल निकालना है जो कि मेरा फाई है, फाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मुझे एंगल कैसे निकालना है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ व्हाट, इमेजिनरी। ओके, अगर आपके पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं तो उसका एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट मतलब डिफरेंस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, याद है आप लोगों को, ये आप लोगों ने जो है वो FSC में ज़रूर पढ़ा होगा आपने, लेकिन लेट्स रिवाइज दैट वे। ठीक है, याद है, अगर आपके पास दो पॉइंट्स हो, इस वक्त हमारी सूरत हाल क्या है, हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं, हमारे पास ये वाला भी पॉइंट मौजूद है, ये वाला पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है, इस टेस्ट पॉइंट की लोकेशन हमें पता है। तो अगर हमें लोकेशन पता हो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दोनों पॉइंट्स में से y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था, इसका मैग्नीट्यूड है b1 के इक्वल।
और मैग्नीट्यूड क्या होता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर द रूट। सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड। सो टेस्ट पॉइंट रूट लोकस पे लाई करता है या नहीं करता, उसके लिए मुझे जो है वो एंगल कंडीशन अप्लाई करनी है, एंगल्स निकालने हैं सारे। एंगल निकालने के लिए मेरे पास आसान तरीका मौजूद है कि दो पॉइंट्स मुझे पता हैं, उन दो पॉइंट्स में एंगल निकाल सकता हूँ, उन दो पॉइंट्स का मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। यहाँ पर एंगल निकालते हुए आपको एंगल करेक्शन ज़रूर लगानी है, एंगल करेक्शन ज़रूर लगानी है। एंगल करेक्शन है क्या चीज़, एंगल करेक्शन ज़रूर लगानी है। मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि लोग भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो एंगल कंडीशन मतलब एंगल निकालते हैं और एंगल करेक्शन नहीं अप्लाई करते हैं। एंगल करेक्शन क्या है कि y2 माइनस y1, अगर आपके पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, या दोनों पॉजिटिव हैं, तो दैट विल रिफ्लेक्ट यू समथिंग डिफरेंट। तो आपको एंगल करेक्शन लगानी है। मतलब आपको याद है कि फर्स्ट यू नीड टू लोकेट कि आप किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो। देर आर 4 क्वाड्रेंट्स। जब 4 क्वाड्रेंट हैं तो ये एंगल का फार्मूला जब आप लगाते हो तो यहाँ पे नो चेंज, कोई करेक्शन की नो करेक्शन रिक्वायर्ड। यहाँ के लिए क्या होता है कि आपके पास जो भी एंगल आया है उसमें उसको 180 डिग्री में से माइनस कर दें तो तब आपके एक्चुअल एंगल आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो तो उसमें प्लस 180 डिग्री कर दें तो तब आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब या तो आप माइनस थीटा कर दें उसको, ठीक है, या माइनस थीटा कर दें, या फिर आप मतलब माइनस थीटा कर दें तो तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डील विद द एंगल करेक्शन। नाउ हाउ यू विल डिसाइड कि आपके पास जो है वो जो सिस्टम है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जो भी ये चीज़ लिखी हुई है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट है। तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में रियल नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है, या रियल नंबर नहीं, रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास रियल पार्ट पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। ये मैं पॉइंट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जब मैं इस फार्मूले के हिसाब से बात करूँगा तो दिस मतलब जो सोल्यूशन ऑफ दिस है नहीं कि y2 माइनस y1 ये इमेजिनरी को शो कर रहा है, x2 माइनस x1 रियल को शो कर रहा है। दैट इज टू से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्लस लिखा हुआ है तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर प्लस है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि ये न्यूमरेटर इमेजिनरी को शो कर रहा है, डिनोमिनेटर रियल को शो कर रहा है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है तो इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो क्या है, न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो तब मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डील विद द क्वाड्रेंट्स एंड द एंगल करेक्शन, ठीक है। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ और मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ। आई हैव केप्ट माई पेस वेरी वेरी स्लो कि आप लोगों को मैं अपने साथ लेके चल सकूं ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। इवन अगर मतलब इस स्लो पेस के साथ भी आपको किसी चीज़ में कोई ज़रा से भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशन के बारे में मुझे बता सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी क्लास एज अ होल जो है वो ऑनलाइन सेशन नहीं लेना चाहती लेकिन आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशन के बारे में पर्सनली भी जो है वो बात कर सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड और एंगल का मुझे पता चल गया। अब इसका मतलब है कि मैं ये वाले सारे एंगल्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने सॉल्व एग्जांपल नहीं की है, अभी मैंने किस तरह से सॉल्व किया है, मैंने इसको सिंपल किस तरह से लेके चल रहा हूँ, मैं एक जनरल केस के तौर पे लेके चल रहा हूँ। दिस इज योर x2 एंड y2, दिस पार्ट कुड बी टेकन एज x1 एंड y1 और
उसके लिहाज से आपको मैंने फार्मूला बता दिया और उसकी डिटेल भी बता दी, उसकी एंगल करेक्शन भी बता दिए, तो आप इसको जो है वो आसानी से कर सकोगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आई एम हेयर, और हम इसको जो है वो दोबारा एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने बेसिकली इसके सारे एंगल्स निकाल लिए। एंगल निकाले तो फ़र्ज़ करें आपके पास जो है वो ये एंगल आया, फ़र्ज़ करें 60 आया, ये एंगल आया आपके पास 90 आया, ये वाला एंगल आपके पास जो है वो 100 आ गया, ये वाला एंगल आपके पास 20 आ गया, ये वाला एंगल आपके पास 50 आ गया, वट एवर इट इज़। ठीक है, जो भी एंगल होगा ज़ाहिर है उसकी कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू होगी। तो अब आपने क्या करना है, इन तमाम एंगल्स को सम अप किया, ये वाले एंगल को रखा, इनमें से इसको सेपरेट किया। अगर जो इसका नेट इफेक्ट है, वो नेट इफेक्ट जो है वो 180 का ऑड मल्टीपल आता है, प्लस माइनस दोनों के साथ। ठीक है, डजंट मेक एनी डिफरेंस विद ए पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, सिर्फ वी नीड टू सी कि क्या वो 180 का मल्टीपल है, यानी कि मल्टीपल का होने का मतलब क्या है कि आप उस एंगल को 180 से डिवाइड कर लें। तो अगर आपके पास जो है वो मतलब एक इंटीजरल नंबर, एक इंटेग्रल नंबर आ जाता है, एक इंटीजर आ जाता है, एक इंटीजर नंबर आ जाता है, तो इंटीजर की वजह से आप उसको क्या कहोगे कि आपका वो जो भी एंगल आया है वो 180 का ऑड मल्टीपल है। ठीक है, अगर ऐसे आ जाता है तो यस। अच्छा, इंटीजर नंबर, ऑड इंटीजर नंबर, नॉट इवन इंटीजर नंबर। ठीक है, तो अगर वो इंटीजर ऑड इंटीजर है तो आप क्या कहोगे कि आपकी जो एंगल कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। वंस द एंगल कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब है टेस्ट पॉइंट जो है वो रूट लोकस का हिस्सा होगा। यूजली वी डोंट टेक मैग्नीट्यूड कंडीशन एज अ बेस कि जी हम अपने उसको चेक करें कि आपका सिस्टम जो है वो उसका हिस्सा है, रूट लोकस का हिस्सा है या नहीं, यानी कि आपका कोई टेस्ट पॉइंट जो है वो रूट लोकस का हिस्सा है या नहीं। हम क्या करते हैं, हम एंगल कंडीशन अप्लाई करते हैं, बिकॉज दिस के कैन हैव एनी फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो मतलब b1 डिवाइडेड बाय दिस वट एवर इट इज़ कमिंग, मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है ये हर तरह की वैल्यू हो सकती है, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जाहिर है कि कोई ना कोई ऐसा के कम्बिनेशन बन ही जाएगा जो कि बाकी तमाम को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपको जो है वो 1 दे दे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कंडीशन को यूजली वी डोंट चेक, लेकिन ये मैग्नीट्यूड कंडीशन हम किसी और काम के लिए यूज़ करेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। लेकिन अगर आप इसको देखें तो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड योर एंगल कंडीशन, और वो एंगल कंडीशन हमारे हिसाब से कैसे ठीक होती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें से कुछ मतलब z1 की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लो, p1 चलें। लेट्स मेक इट इजी फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट इट्स नॉट असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा आपको, मैं सिर्फ आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए एक चीज़ दे रहा हूँ। लेट्स से जी जो z है, लेट्स से ये 3 है, डिवाइडेड बाय s प्लस, लेट्स से जी ये है आपके पास 2, चलें इसको 1 कर देते हैं। 3 और 4 जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ s, चलें 1 s प्लस 2 प्लस j। ठीक है, ये डिनोमिनेटर ही लिख रहा हूँ मैं, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर मतलब ये p1 है, ये p2 है, ये p3, इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख रहा हूँ मैं, s प्लस 2 माइनस j। ठीक है, और थर्ड मैं इसको कर देता हूँ s प्लस 4। ठीक हो गया, ये बिल्कुल जो भी मैंने एग्जांपल आपको बताई है वही है। अब आपने क्या करना है, चलें लेट्स मेक इट एज एन असाइनमेंट। आप मुझे ये जो है संडे तक जमा कर, संडे को मैंने आपको दूसरी असाइनमेंट की बात की हुई है। लेट्स मेक इट इजी फॉर यू। कब करवा लें इसको हम, संडे के बजाय 30th को करवा लें, 30th अप्रैल। ठीक है, 30th अप्रैल थर्सडे। ओके, लेट्स मेक इट 30th अप्रैल। थर्सडे तक आप इसको, असाइनमेंट नंबर मेरा ख्याल है 6 है ये। ठीक है, तरीकाकार वही होगा, आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, बाय हैंड सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आप जो है वो
इसको इसके आपने क्या करना है इसका, अच्छा टेस्ट पॉइंट क्या ले लेते हैं, टेस्ट पॉइंट भी एज्यूम कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट है आपके पास, टेस्ट पॉइंट में ले रहा हूँ, टेस्ट पॉइंट में ले रहा हूँ, लेट्स से मैं टेस्ट पॉइंट ले लेता हूँ जी 3 -3 एंड 1 ले लें या 2 ले लें, -3 एंड 3, चल लेट इट बी -3 एंड 3, ठीक हो गया। ये टेस्ट पॉइंट है। आपने आपने जी एच का एंगल निकालना है विद दिस पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट, और इसी का मैग्नीट्यूड आपने निकालना है ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। निकालने का तरीका मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा बता दिया है, अभी थोड़ी देर पहले जो मतलब मैंने इरेज किया है उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। दैट इज़ टू से जस्ट फॉर योर हिंट, या तो आप लोगों के आसानी के लिए आप 5 1 निकालोगे, मतलब 5 1 एक ही ज़ीरो है तो 5 निकलेगा। आप θ1 निकालोगे, θ2 निकालोगे, θ3 निकालोगे, θ4 निकालोगे। फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये आपका x2 y2 है, ठीक है, ये आपका x2 y2 है, और जो y1 x1 और y1 क्या है, इसके लिए x1 क्या हो जाएगा -3 और y1 0, इसके लिए x1 क्या हो जाएगा -1 और y1 0, इसके लिए x1 क्या हो जाएगा -2 और y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा इसका -1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास -2, x1 -2 हो जाएगा और y1 जो है वो +1 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास x1 जो है वो -4 हो जाएगा, y1 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। बाकी सारा फार्मूला आपके पास मौजूद है, बाकी सारा रिजल्ट आपके पास मौजूद है। आपने क्या निकालना है, आपने ये एंगल निकालना है, आपने ये मैग्नीट्यूड निकालना है, और उसके बाद उसको कंपेयर करना है कि क्या एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, आपने चेक करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉर व्हाट if this point is lying on the root locus, तो for what value of k, for what value of k the magnitude condition will be satisfied, ठीक है। के की वो क्या वैल्यू होनी चाहिए जिस पे ये मैग्नीट्यूड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। मतलब मुश्किल काम नहीं है, यू नो व्हाट टू डू। मैग्नीट्यूड निकालोगे, उसको इक्वल टू 1 रख के आपने के की वैल्यू निकालनी होगी, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी, जस्ट टू मेक यू प्रैक्टिस कि जी एंगल कंडीशंस या एंगल कैसे अप्लाई किया जाता है। आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो, मतलब मैं इसको बहुत स्लो कहूँगा। मैंने ख्याल है कि मैंने 1/4 ऑफ लेक्चर जो है वो कवर किया है इन मतलब अगर मैं कल का और आज का लेक्चर कंबाइन करूँ तो दिस इज़ नॉट मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ हाफ ऑफ द लेक्चर जो कि आपके एक आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ एक रेगुलर सेशन में हो सकता था, ठीक है। तो आई एम गोइंग रियली रियली विद वेरी स्लो पेस, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुझे हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, हर चीज़ को मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि आपको ये आती है कि नहीं आती। नहीं, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, आपको बताने की ज़रूरत है। तो आई एम पेइंग लॉट मोर टाइम ऑन द थिंग्स जो कि शायद आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं, लेकिन विद द एजम्पशन कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो आई एम टेकिंग दैट टाइम। विद दिस हम जो है वो अपना